बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले अहम तरीन खबर यासिर शामी के हवाले से। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, बड़े फेमस हैं। डेली पाकिस्तान के कंटेंट में आप उनको देखते हैं। यासिर शामी वो आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने के केस में बरी कर दिए गए हैं। बरियत हो गई है उनकी, उन्हें छोड़ दिया गया है अदालत की जानिब से कि आप इस केस में इन्वॉल्व साबित नहीं होते। ये यासिर शामी के केस में हमारे सामने फैसला आया है। और यासिर शामी जो हैं, उन पर आमिर लियाकत मरहूम की जो पहली अहलिया थी बुशरा साहिबा, उनकी जानिब से इल्ज़ाम था कि उन्होंने यासिर शामी ने आमिर लियाकत की वीडियो वायरल की थी। अब इस मामले में एक बात और याद रखिएगा कि यासिर शामी ने खुद अदालत की राहदारी में खड़े होकर ये कहा था कि मैंने वो वीडियो वायरल की थी, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था। और जिम्मेदारी का मुजाहिरा मैंने ऐसे किया था कि मैंने वीडियो को ब्लर किया था, उसको मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो वीडियो मैंने ब्लर कर दी थी। तो इस बात पर भी बड़ी तनकीद हुई थी कि यासिर ये कैसे कर सकते हैं कि ये बताएं कि बतौर सहाफ़ी मैंने क्या किया। आमिर लियाकत मरहूम बड़े आजुर्दा थे उस वीडियो के वायरल होने पर, और उन्होंने बहुत तकलीफ का इजहार किया था। उसके कुछ दिन के बाद आमिर लियाकत साहब जो हैं, जिन हालात में हमारे सामने गए, कुछ कहते हैं कि उनकी जान ली गई, कुछ कहते हैं उन्होंने अपनी जान ली, और कुछ का कहना है कि जैसा नज़र आ रहा था हादसा था, जनरेटर का धुआं भर गया था, आमिर लियाकत की वफात हो गई थी। लेकिन एक बहुत बुरी जहनी कैफियत में थे जब इस दुनिया से गए। उससे पहले आमिर लियाकत मरहूम, तो उनकी अहलिया बुशरा साहिबा ने ये किया कि उस केस में इंसाफ लेने के लिए उन्होंने यासिर शामी को अदालत में जिम्मेदार ठहराया था। अब उन्हें बरी कर दिया गया है, और FIA ने इस सिलसिले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यासिर शामी के नाम का दे दिया है, ये हमें पता चल रहा है। तो मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ लोग इस खबर पर, जब ये खबर आई कि यासिर शामी बरी कर दिए गए हैं, तो ये कह रहे थे कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो कंटेंट बनाया, वो कंटेंट इस हुकूमत की फेवर में है, इस सिस्टम की फेवर में है, तो यासिर शामी को इसलिए ये फेवर मिली है। मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बातें करने वालों ने ये तमाम कंटेंट नहीं देखा। यासिर शामी ने तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो जो ग्रीन लाइन थी बाइकर्स के लिए, ग्रीन लेन वाला प्रोजेक्ट, उस पर भी बहुत ही खौफनाक एक गाना सा गाकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी मजाक उड़ाया था, और उनके उस प्रोजेक्ट का भी मजाक उड़ाया था। तो यासिर शामी ने ये नहीं किया था, तनकीद उन्होंने दोनों जानिब की थी। लेकिन आमिर लियाकत वाले मामले में, मरहूम के मामले में, मैं ये समझता हूँ कि यासिर शामी को जो उन्होंने बात की थी, वो बात ही उन्हें जाहिर है कि वहाँ गैर जिम्मेदार करार देती है। यासिर से मेरा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उन्हें एक वो बयान देते हुए भी एहसास नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरा, यासिर जो कंटेंट बनाते हैं उसमें जाहिर है कि जर्नलिस्टिक कंटेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उनका कंटेंट तफरीह पर होता है, एंटरटेनमेंट पर होता है। तो शायद उनसे कुछ गलती उस बयान के देने में हो गई थी, उस आमिर लियाकत की वीडियो के इस्तेमाल करने में कुछ गलती हो गई थी। बहरहाल अब उन्हें बरी कर दिया गया, उन्होंने अपना केस फाइट किया है। ये एक हकीकत है कि उन्होंने अदालत में इल्ज़ामात का सामना किया, खुद अदालतों में पेश होते रहे, और अब बरी कर दिए गए हैं। तो एक ये खबर थी। दूसरा, इमरान खान साहब की जायदाद की नीलामी सोशल मीडिया पर मुसलसल चल रहा है। एक इश्तिहार हमारे सामने आया, और उस इश्तिहार में पता चला कि बनी गाला में इतनी ज़मीन नीलाम हो रही है। इमरान खान का नैब का जो मुकदमा है उसका नंबर था, और ये पता चला कि 280 कनाल से ऊपर ज़मीन जो है वो नीलाम हो रही है। उसके बाद इमरान खान साहब की टीम के मेंबर्स की जानिब से सहाफ़ियों से रब्ता, सहाफ़ियों की जानिब से इमरान खान साहब के बनी गाला के मुंतज़मीन से रब्ता, फिर सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट का आना कि ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा हो सकता है, बनी गाला वालों को भी नहीं पता, और बहुत अचानक हमारे सामने ये तमाम चीज़ें आई हैं। अखबार का ये इश्तिहार आया है, मालूम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये तमाम चीज़ें थीं। एक इश्तिहार अखबार में आया, उस इश्तिहार में पटवारी के दफ्तर का एक मोबाइल फ़ोन का नंबर मौजूद था। दोनों नंबरों पे कोई राब्ते पर जवाब नहीं दिया जा रहा। जो लैंडलाइन है
اس لینڈ لائن پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا، جو موبائل فون نمبر ہے وہ موبائل فون نمبر بند کر دیا گیا۔ اس نمبر پر جب صحافیوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا تو ایک اور نمبر دیا گیا کہ اس نمبر پہ رابطہ کیجیے۔ اس نمبر پہ رابطہ کرنے پر یہ بتایا گیا کہ بنی گالہ میں جائیداد نیلام ہو رہی ہے، پراپرٹی نیلام ہو رہی ہے، لیکن کیا پراپرٹی عمران خان کی ہے؟ پھر نیب کی جانب سے بتا دیا گیا کہ پراپرٹی عمران خان کی نہیں ہے، بنی گالہ کی جائیداد نہیں ہے، عمران خان کی کوئی اور زمین وغیرہ نیلام نہیں ہو رہی، یہ اس مقدمے میں زمین نیلام ہو رہی ہے۔ تو اس مقدمے میں جن لوگوں کی زمین اٹیچ ہوئی، پراپرٹی اٹیچ ہوئی، وہ ایک ملک ریاض ہے جن کی جائیدادوں کی نیلامی ابھی ہم نے دیکھی تھی، اور دوسری فرحت شہزادی صاحبہ ہیں، فرا گوگی جن کو کہتے ہیں۔ تو یہ ممکنہ طور پر ان میں سے کسی کی جائیداد ہے۔ اسے عمران خان صاحب کی جائیداد قرار دینا کہ عمران خان کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے، پارٹی وکیلوں کی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ پارٹی کے اپنے ورکرز جو ہے وہ پارٹی پر ظاہر ہے کہ وہ عمران خان جتنے پاپولر ہیں، عمران خان صاحب سے لوگ جتنی محبت کرتے ہیں، ان کے ورکرز تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ اس لیے ہو رہا ہے۔ وگرنہ یہ جائیداد عمران خان صاحب کی جائیداد نہیں ہے، یہ بنی گالہ کا گھر بالکل نہیں ہے، کیونکہ بنی گالہ کے گھر کا جو رقبہ ہے وہ اس میں دیے گئے رقبے سے زیادہ ہے، اور ملک ریاض کی کچھ جائیدادیں ابھی نیلام ہوئی ہیں، کچھ ہونی ہیں، اور یہ فرحت شہزادی صاحبہ کی ممکنہ طور پر جائیداد ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے، نیب نے بہرحال صاف طور پر بتا دیا کہ عمران خان صاحب اس کیس میں سرنڈر کر چکے ہیں، قانون کا سامنا کر رہے ہیں، گرفتار ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی جائیداد نہیں ہے، لیکن بڑا شور مچا ہوا تھا کہ عمران خان کی جائیداد ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا کہ جائیداد عمران خان صاحب کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں نے آپ سے کہا تھا، بعض ذرائع یہ بتا رہے کہ 4 مہینے کا عرصہ، اور جب ہم کہتے ہیں 4 مہینے کا عرصہ تو نومبر کے آس پاس کہیں کسی جگہ، تو یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بتائی تھی تو جولائی کے مڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب رہا کیے جا سکتے ہیں، ایک سیٹ آف ارینجمنٹ یہ پیچھے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ عدالتوں میں سامنے بالکل چیزیں ہو رہی ہوں اس طرح سے نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں، ملاقاتیں جاری ہیں، رابطے جاری ہیں۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی ہیں۔ ایک شخصیت خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ شخصیت کئی دفعہ اڈیالہ لے جائی گئی ہے، اور اڈیالہ ان راستوں سے لے جائی گئی ہے جو میڈیا کے سامنے رستے نہیں ہوتے، اس سڑک پر نہیں ہوتے جہاں علیمہ خان صاحبہ نظر آتی ہیں، جہاں میڈیا والے کھڑے نظر آتے ہیں، جہاں اڈیالہ کا گیٹ ہوتا ہے جس سے گاڑیاں اندر جاتی ہیں، تو وہاں سے وہ شخصیت نہیں لے کر جائی جاتی اندر۔ وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے بیک اینڈ پر کچھ کوششیں کی ہیں، یہ خبریں آتی رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام وہ خبریں ہوتی ہیں کہ ایک ایسی خبر کہ علیمہ خان صاحبہ اندر چلی گئی ہیں، باہر آئی ہیں، اور باہر آ کر انہوں نے کھڑے ہو کر گفتگو کی، عمران خان کا پیغام ڈیلیور کیا، یہ ایسی خبریں نہیں ہوتی، یہ خفیہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، رابطوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں چیزیں، یہ ان کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں خبریں۔ تو اب یہ بعض ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 4 مہینے میں، وچ مینز نومبر میں کسی جگہ رہا کیے جا سکتے ہیں، اور اس رہائی کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زمان پارک یا بنی گالہ بھیجا جائے گا، اور زمان پارک یا بنی گالہ بھیجا جائے گا میڈیکل گراؤنڈز پر بھیجنے کے حوالے سے پارٹی والے خود بھی یہ بات کرتے کہ عمران خان صاحب تو ایک دن جیل کے ہاسپٹل میں نہیں گئے، عمران خان صاحب کبھی بیمار نہیں پڑے، ان کے پلیٹلیٹ نہیں گرے، ان کی کمر میں درد نہیں ہوا، بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ لیکن جو لوگ نکالیں گے جیل سے انہیں کوئی ایک ریزن چاہیے ہوگی، تو وہ کیا ریزن بنائیں گے، اس سلسلے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ریزن کسی ایک ایسی پرابلم کی جو میڈیکل پرابلم ہوگی، پہلے سامنے نہیں آئی ہوگی، اس سے متعلق ہوگی، اور اس پرابلم کے لیے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے، ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا جائے، جیل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ان باتوں کے درمیان میں آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ علیم گنڈاپور صاحب کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان تک ذاتی معالج کو رسائی دی جائے، اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ وہ تمام چیزیں جو خفیہ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں دوبارہ
सर उठाने लगी कि गंडापुर साहब शायद वही कोशिश तो नहीं कर रहे जो खैबर पख्तूनख्वा की एक शख्सियत के हवाले से आ रही थी सामने। अभी बहुत अर्ली है, लेकिन इमरान खान साहब को जेल से बाहर आना है, और इमरान खान साहब को जेल से बाहर आना है, ऐसी हालत में बाहर आना है कि उनकी कोई डील नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक शख्सियत ने यह कहा कि इमरान खान साहब की कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी कि जिसके नतीजे में ये सिस्टम फील करे कि अगर ये पैदा हो गई मेडिकल कंडीशन तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। वो मेडिकल कंडीशन हो सकती है, और ये अब ये नहीं है कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, ये जेन्युइनली हो सकती है। ये एक जगह बात की जा रही थी, और इसका ताल्लुक जो है वो बताया गया कि इमरान खान साहब के ऐसे मेडिकल इशू से है जो शायद मौजूद तो हो, उस शख्स को खुद पता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़बरों में मौजूद इशू नहीं है। इस तरह की बात की जा रही थी, और अब जब ये बात हो रही है कि फिर दोबारा रसाई दी जाए, अदालत से रुजू किया गया है, तो ये दोबारा बातें शुरू हुई कि इमरान खान साहब को निकाला जा सकता है। आखिरी चीज़, इस वक्त मरी में मियाँ नवाज शरीफ तो हर चंद दिन के बाद आपको मरी में नजर आते हैं, तो मरी में हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा मरी में हैं, शहबाज शरीफ साहब मरी पहुंच गए हैं, और खबर ये आ रही है कि एक वजीर साहब जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हैं, उनको डी नोटिफाई किया जा सकता है हफ्ता 10 दिन में, मरी में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में। और ख्वाजा आसिफ साहब के मामले पर भी इसमें बात होगी, ADCR सियालकोट के मामले पर भी इसमें बात होगी। ADCR सियालकोट के मामले में याद रखिएगा बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है कि आज उनका मजीद 4 दिन का रिमांड दे दिया गया। पहले 5 दिन का रिमांड हुआ था, फिर 4 दिन का रिमांड हुआ था, फिर मजीद 4 दिन का रिमांड दे दिया गया है। और ADCR सियालकोट के मामले में भी दोबारा कहा जा रहा है कि ये बात कि ये मियाँ नवाज शरीफ को मौलवी शकूर ने कहा, और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और गिरफ्तारी हुई थी। नहीं, ये कहीं और शिकायत गई थी, और कहीं और शिकायत जाने के नतीजे में फिर इन शख्सियात तक भी पहुंचा कि इस मामले को देखें आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का मामला भी इसमें डिस्कस होगा, और जो थोड़ी बहुत खबरें आई हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ताकतवर हलकों की जानिब से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, ये भी इसमें डिस्कस होगा। लेकिन एक शख्सियत को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है, और उसके ओहदे से हटाए जाने की वजह उस शख्सियत के बार बार बयानात और गैर जिम्मेदाराना बयानात होंगे, ये हमें अंदर से पता चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।